हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के चार्टर एक्ट का पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था और मैं आज आपको 4 पार्ट चार्टर एक्ट पढ़ाऊँगा, जिसमें अपन ने कौन कौन से चार्टर एक्ट की बात की थी। 1599 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1726 का संशोधित अधिनियम, ठीक है दोस्तों, और 1726 पढ़ी और 1773 का चार्ट एक्ट पढ़ा लिया। अब आज अपन 4 या 5 चार्ट एक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में क्या पढ़ रहे हैं अपन? चार्टर एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तो बात होती है अपना कौन सा अगला, 1781 का संशोधित अधिनियम। 1781 का संशोधित अधिनियम। 1781 का संशोधित अधिनियम, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है, इसमें यह प्रावधान है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए, जो अपन ने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी कमी को दूर करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया। इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। तो आपको क्या लिखना है इसमें? सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन और अगले चार्टर एक्ट की बात करते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट पढ़ना जरूरी है, इसी के बाद अपन संविधान स्टार्ट करेंगे। अब चार्टर एक्ट तो थोड़े बहुत हो रहेंगे, 5-7 चार्टर एक्ट और रहेंगे, जिसमें से 4 आज को आपको आज करा दूंगा और कल खत्म कर देंगे अपन चार्टर एक्ट को। ठीक है दोस्तों, तो अगला चार्टर एक्ट पढ़ते हैं अपन। वो आता है अपना अगला चार्टर एक्ट। अगला चार्टर एक्ट आता है अपना दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री, यानी कि जो अंग्रेजों में जो प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री कौन था? पिट। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, पिट के नाम पर, प्रधानमंत्री पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया। पहले चीज तो ये होगी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रखा गया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यह था दोस्तों कि जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश जो संसद थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने प्रभाव को और अधिक मजबूत करना चाहती थी, इसलिए इस एक्ट को पारित किया गया। तो लिख लीजिए आप, ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया एक्ट।
कंपनी पर अपने प्रभाव को और अधिक मजबूत करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री पिट के नाम पर इसका नाम रखा गया। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को और अधिक मजबूत करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इस एक्ट के बारे में, सबसे पहले द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत इस एक्ट के तहत की गई। भारत में सबसे पहले द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत इस एक्ट के तहत की गई, जो कि 1858 तक लागू रही। इसके बाद द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले द्वैत शासन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू हुई, जो 1858 में खत्म कर दिया गया। दूसरी बात से द्वैत शासन लगा मार्ले मिंटो अधिनियम 19 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया, जिसे 1937 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया। द्वैत शासन व्यवस्था लागू, जो कि 1858 में खत्म। तो यह महत्वपूर्ण बातें थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। अब आगे की बात करते हैं, हम आगे का चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो अगला चार्टर एक्ट आता है अपने पास 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, के चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें हुई उसके बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट, देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट आता है संविधान के अंदर, ये थोड़ा बोरिंग पार्ट आता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसी से भी बनाए जाते हैं। चार्टर एक्ट में जो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि द्वैत शासन व्यवस्था सबसे पहले कब लागू हुई। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद अपन आगे चलते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया है, जो कंपनी के अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो क्या है, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट आता है 1793 के चार्टर एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिससे क्वेश्चन बनने की लगभग 99% चांस रहता है। वो क्या आता है कि इसमें क्या किया गया, जो ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे उन्हें पहले क्या होता था, भारतीय राजस्व से उन्हें वेतन भत्ते दिए जाते थे, लेकिन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा 1919 के बाद उनके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो ब्रिटिश राजस्व से ही दिए जाने लगे। पहले ये क्या था, भारतीय राजस्व से दिए जाते थे, तो उनको चेंज किया गया। तो एक पॉइंट ये बनता है कि इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन व भत्ता दिया जाता था। फिर क्या किया, 1919 में
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यह वेतन व भत्ता ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट आते हैं कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश संसद के सदस्यों को पहले भारतीय राजस्व से वेतन में भत्ते दिए जाते थे। उसको बाद में क्या किया गया कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ब्रिटिश राजस्व से उनको वेतन व भत्ता दिया जाने लगा। आगे की बात करते हैं अपन दोस्तों, तो ये हो गया 1793 का चार्टर एक्ट। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण 2 एक्ट आते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। इन दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। देखो दोस्तों, ओनली फॉर 5-7 चार्टर एक्ट और पढ़ने अपन को, आप ज़्यादा कंफ्यूजन मत होइए, आप ज़्यादा डिप्रेशन मत लीजिए कि ये चार्टर एक्ट कौन से हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर एग्जाम निकालना है तो क्या पता इन चार्टर एक्ट में से प्रश्न पूछ जाता है, क्योंकि पूछा जाता है। लोग क्या संविधान पूरा पढ़ के चला जाते हैं और इन चार्टर एक्ट को नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं बीच में इधर आता है, इधर लिखते हैं अपन 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और इधर लिखते हैं अपन 1833 का चार्टर एक्ट। अब ये दोनों किस प्रकार से एक समान है और क्या क्या इसमें भिन्नताएं हैं, क्या क्या इसमें अंतर है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट, ठीक है दोस्तों। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी का चीन व मतलब कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का चीन के साथ और चाय व्यापार के साथ अधिकार बना रहा। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसमें क्या किया गया कि कंपनी का चाय व्यापार व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, इन दोनों को समाप्त कर दिया। यानी कंपनी के पूरे व्यापारिक अधिकारों को किस चार्टर एक्ट के साथ समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के साथ। इसमें चाय व्यापार व चीन के साथ जो व्यापार होता था, व्यापार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, इसके अंतर्गत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा यह निर्देश दिए गए कि भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। वही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को यह निर्देश दिए गए कि सालाना 1 लाख जो भारतीय शिक्षा पर खर्च होते हैं उनको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए। तो ये भी लिख लीजिए आप। कंपनी को निर्देश दिए गए कि भारतीय
शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। इसी खर्चे को बढ़ाकर 1833 के चार्ट एक्ट में 10 लाख रुपया कर दिया गया। इसमें भारतीय शिक्षा पर खर्चा 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं अपन। इसमें क्या किया, 1813 के चार्ट एक्ट में एक महत्वपूर्ण चीज बात सामने है। वो क्या है कि इसमें जो ईसाई धर्म के प्रचार के लोग थे, ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनको भारत में इस धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई धर्म के लोगों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। लिख लीजिए आप। ईसाई धर्म के लोगों को ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है, और इसके अलावा इस चार्ट एक्ट में क्या हुआ, 1833 के चार्ट एक्ट में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है 1833 के चार्ट एक्ट में। 1813 के चार्ट एक्ट में आता है कि ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दी गई। 1 लाख रुपया खर्च था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए 1833 के चार्ट एक्ट में। इसमें चाय व्यापार और चीन के व्यापार को एकाधिकार बना रहा, इसमें बना रहा, लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें समाप्त कर दिया गया चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, इसमें तीसरा पॉइंट आता है 1833 के चार्ट एक्ट में। 1833 के चार्ट एक्ट में क्या कहा गया कि इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी के साथ एक नोट लिखते हैं अपन। वो क्या है, वो नोट ये है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। देखो, भारत का पहला गवर्नर जनरल मैंने आपको बताया था, वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज अपन लोगों ने इन चार्ट एक्ट के बारे में चर्चा की, जिसमें अपन ने 1721 का 81 का संशोधित अधिनियम पढ़ा, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए सिफारिश किया गया था। उसके बाद 1793 का चार्ट एक्ट पढ़ा, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश संसद से भारतीय राजस्व में से जो पैसे दिए जाते थे सदस्यों को, उनको हटाकर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत उन्हें ब्रिटिश राजस्व से ही उनको वेतन भत्ते दिए जाने लगे। इसके अलावा अपन ने ये पढ़ा कि 1813 के चार्ट एक्ट में क्या हुआ और 1833 के चार्ट एक्ट में क्या हुआ। 1813 के चार्ट एक्ट में कंपनी का चाय व्यापार व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा, लेकिन इसमें चाय व्यापार व चीन के साथ व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, कंपनी को निर्देश दिए गए कि वह भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करे, और इसमें भारतीय शिक्षा पर 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया खर्चा। ईसाई धर्म के लोगों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई 1813 के चार्ट एक्ट द्वारा। और
इसमें 1833 के चार्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।